Good evening to all of you dear students. Today we are going to discuss a very important topic of BSc second semester physics, Maxwell's equations. मैक्सवेल के समीकरण पर आज हम बात करेंगे. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, मैक्सवेल्स ने समीकरण दिए थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए दिए थे और वो समीकरण मैक्सवेल ने खुद प्रतिपादित नहीं किए थे. हालांकि हम उसे मैक्सवेल के इक्वेशंस कहते हैं, लेकिन उनका प्रतिपादन डिफरेंट डिफरेंट फिजिसिस्ट ने किया था, जिसमें हम गॉस फैराडे का नाम भी बहुत प्रमुख है. उन्होंने केवल एक चौथा नियम, जो चौथा इक्वेशन था, जो कि सर्किटल लॉ था एम्पियर का, उसमें संशोधन किया था और एम्पियर मैक्सवेल का एक इक्वेशन नया बनाया था. तो चलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है और मैक्सवेल इक्वेशन के जो इंटीग्रेशन फॉर्म है और डिफरेंशिएशन फॉर्म है, उन दोनों को के डेरिवेशन को भी हम देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे कि बेसिक जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए जो लॉ बनाए हैं वो लॉ कौन कौन से हैं. तो बेसिक लॉ जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि गॉस के द्वारा दिया गया है. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पियर्स लॉ फॉर स्टेडी करेंट्स. सो आप देख सकते हैं कि उसका इंटीग्रल फॉर्म जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. सरफेस इंटीग्रेशन ई डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जो कि गॉस थ्योरम जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसको शो करता है. सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए इज इक्वल टू जीरो, जो कि आप देख सकते हैं कि जो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है उसको शो करता है. और थर्ड जो है वो लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल इज इक्वल टू, दैट मीन्स ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, जो कि फैराडे का जो सेकेंड लॉ है मैग्नेटिक इंडक्शन का, उसको शो करता है. एंड लास्ट वन द एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से द लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, जो कि हमने पढ़ा है कि एम्पियर का परिपथ नियम है वो है. तो ये चारों नियम आप देख सकते हैं कि ई डी ए दैट मीन्स क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, जो कि हमने पढ़ा था पाई इक्वल टू क्यू बाय एफ एप्सिलॉन जीरो, जो कि गॉस लॉ को शो करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ की वैल्यू जो होती है वो जनरली जीरो होती है बी डी ए, यानी कि किसी भी परिपथ के अंदर आने वाली बल रेखाओं की संख्या और बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, वो शून्य होती है. ये इसको दर्शाता है. EDL इज इक्वल टू माइनस डी पाई बाई डी टी. एक्चुअली EDL जो है वो EMF को शो करता है, क्योंकि EMF का फॉर्मूला हम अगर निकालें तो EDL आता है. तो जो इंड्यूस EMF होता है वो फ्लक्स में चेंजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि निगेटिव साइन आपको मालूम है कि E और पाई बी की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है. BDL इक्वल टू म्यू जीरो आई, आपको मालूम है कि किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन जो होता है वो उसमें बहने वाली धारा, कुल धारा का म्यू नॉट गुणा के बराबर होता है. तो ये जो चारों लॉ आप देख रहे हैं, इसी चारों लॉ को हमने पढ़ा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए कहिए, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए कहिए, है ना. तो अब हम जनरली बात करना चाहेंगे कि हम जो इंटीग्रल फॉर्म हमने देखा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म या डेल्टा ऑपरेटर वाला फॉर्म भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है. तो चलिए हम देखते हैं मैक्सवेल के चार इक्वेशंस क्या हैं, जिसमें चौथा जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है उसमें मैक्सवेल ने क्या संशोधन किया हुआ है ना. तो ये देखिए मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, जो कि डिफरेंशिएशन फॉर्म, जो कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हम इसे लिख सकते हैं. या फिर हम एप्सिलॉन जीरो को जब ट्रांसफर करें तो हम जानते हैं एप्सिलॉन जीरो ई जो होता है वो डी के इक्विवेलेंट होता है, तो डाइवर्जेंस डी वेक्टर इक्वल टू रो लिख सकते हैं. या डेल्टा ऑपरेटर डाइवर्जेंस दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डेल्टा ऑपरेटर डॉट डी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं. ठीक इसी प्रकार जो थर्ड इक्वेशन था जिसको हमने यहाँ सेकंड लिखा है, कर्ल ऑफ ई दैट मींस डेल्टा क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी टी, या इसे डेल्टा क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी टी लिख सकते हैं, मतलब कर्ल से रिलेटेड हुआ. जो पिछला सेकंड था उसको यहाँ पर हमने थर्ड में इंडिकेट किया है. डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू वी वेक्टर इक्वल टू जीरो और डेल्टा ऑपरेटर डॉट बी, क्योंकि डाइवर्जेंस है, इज इक्वल टू जीरो. कर्ल बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डी ई बाई डी टी. ये जो चौथा इक्वेशन आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उस डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. दैट मीन्स ये इक्वेशन कहलाता है आपका मैक्सवेल ने खुद प्रोपाउंड किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया था
एम्पियर के सर्किटल लॉ में। क्योंकि एम्पियर के सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन करके उन्होंने जो नया आपका इक्वेशन दिया था वो ये इक्वेशन है। हम इस b को h के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि b अपॉन म्यू जीरो इज इक्वल टू h, दैट मीन्स कर्ल h j प्लस एप्सिलॉन जीरो e जो होता है वो d हो जाता है dd बाई dt। सो कर्ल दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट j प्लस dd बाई dt। सो दीज आर द फोर मैक्सवेल इक्वेशंस। ये चारों जो है वो मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने केवल इसे बताया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, न कि उन्होंने ये प्रोपाउंड किया है, उन्होंने डिराइव किया है। उन्होंने सिर्फ चौथा इक्वेशन जो आपको दिख रहा है उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके बताया है। तो चलिए हम देखते हैं इसके डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या जिसे हम कहते हैं डेल्टा डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन जीरो, या डेल्टा डॉट डी इज इक्वल टू रो, है ना। हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम जो है वो ई डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो होता है, हमें मालूम है जो इंटीग्रल फॉर्म होता है वो। बट अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज जो है वो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी बी के इक्विवेलेंट है। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम पे की बात कर रहे हैं, किसी सतह पर हम गए और उसके किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र आयतन की हमने बात की, तब हम जो कुल आवेश है उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे ई डी ए आपका सेम होगा 1/एप्सिलॉन 0 क्यू के प्लेस पे आ गया रो डी बी। सो क्यू के प्लेस पे जो रो डी बी आया है वो यहाँ पर है। अब हम देखें कि एक तरफ सरफेस इंटीग्रेशन है और एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमें चेंज करना है, जिसके लिए हम गास डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं, जिससे सरफेस वॉल्यूम में चेंज हो गया, ई डाइवर्जेंस में चेंज हो गया और डी ए डी वी में चेंज हो गया। अब दोनों साइड में हमारे पास जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो हम दोनों को एक तरफ करके कॉमन ले सकते हैं। ये हमने नेक्स्ट स्टेप में किया। या डाइवर्जेंस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या एप्सिलॉन जीरो को ट्रांसफर करेंगे तो डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो, या डेल्टा ऑपरेटर डी इज इक्वल टू रो, बिकॉज एप्सिलॉन जीरो ई इज इक्वल टू डी होता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है इसलिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उससे लिया कि क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, जहाँ पर क्यू की वैल्यू हमने ली है वॉल्यूम इंटीग्रेशन के रूप में रो डी बी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन कैसे डिराइव होगा। कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी टी। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी टी। ये इक्वेशन टोटली जो बेस्ड है वो है फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है कि जब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, या मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ईएमएफ होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के क्या होता है, इक्वल होता है। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और माइनस डी बाई डी टी ये आपको मालूम है कि फाई का फॉर्मूला है। दैट मीन्स फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बी डॉट ए होता है, या सरफेस के ले लें तो बी डॉट डी ए होता है। नाउ इंड्यूस ईएमएफ को हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। आप जानते हैं कि ई डॉट डी एल होता है। आपको ये अगर क्लियर ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि वी बाय एल आपने पढ़ा था, वी बाय एल जो होता था वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट होता है। अगर मैं ये वोल्टेज निकालना चाहूँ, वोल्ट निकालना चाहूँ, तो मुझे लेना पड़ेगा ई डॉट एल। सो ई डॉट एल जो होगा वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा। तो मुझे ई वी निकालना है, दैट मीन्स ई एम एफ निकालना है जो कि ई डॉट डी एल के इक्वलेंट होगा। तो इस ई के प्लेस पे इक्वेशन नंबर पे हमने लेफ्ट साइड में ई डॉट डी एल रखा, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी ए आ गया। अब देखिए यहाँ लाइन इंटीग्रल है और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है। अब लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे स्टोक्स लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कर्ल लॉ होता है, तो ये कर्ल चेंज हो गया, ये डी एल डी ए में चेंज हो गया, और ये लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया। बाकी सभी चीजें आपकी सेम रही राइट हैंड साइड की। अब हम सरफेस सरफेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कर्ल ई प्लस डी बी बाई डी टी डी ए इज इक्वल टू जीरो हो गया, या कर्ल ई प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। या फिर हम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो गया। या कर्ल को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से ये डेरिवेशन आ जाता है। तो बहुत सिंपल है इसे डिराइव करना। सिंपली कि फैराडे का जो सेकंड इक्वेशन है इसी की हेल्प से हमने कर्ल ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, जो कि मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन था, उसका डेरिवेशन किया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन, जो कि सबसे इजी है। एक्चुअली थर्ड इक्वेशन हमें क्या बताता है कि किसी भी मैग्नेटिक हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। इसका मतलब
हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर प्रवेश करने वाली यानी कि इंटर करने वाली, अगर मान लीजिए कि हमने ये एक सरफेस लिया है और इसमें इंटर करने वाली जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और बाहर निकलने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, उसकी संख्या जो होती है वो समान होती है, तो डेफिनेटली जो डाइवर्जेंस बी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, या डेल्टा डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसे हम एक मैग्नेट से भी के हेल्प से भी समझ सकते हैं कि एन से निकलेगा एस पे जाएगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एन से निकलेगा एस पे जाएगा, यानी कि क्लोज्ड लूप बनाता है। अब देखिए, हम जब फ्लक्स को जीरो कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि फ्लक्स का डेफिनेशन जीरो के इक्विवेलेंट होगा। अब चूंकि हमें डाइवर्जेंस प्रूफ करना है इसलिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें लगाएंगे, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये डाइवर्जेंस हो जाएगा और ये डीबी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो डाइवर्जेंस बी इज डेफिनेटली जीरो आएगा, या डेल्टा डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। सबसे इजी इक्वेशंस हम मान सकते हैं इसको। तो ये था आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल के चौथे इक्वेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है कर्ल बी इक्वल टू म्यू जीरो जे एप्सिलॉन जीरो डी ई बाई डी टी। चाहे आप इस तरह से लिखें इसे, या कर्ल एच के फॉर्म में लिखना है तो जे डी डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि समय के साथ यदि हम परिवर्ती की बात करते हैं तो उसमें चालक धारा के साथ साथ एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के चालक धारा के साथ साथ एक विस्थापन धारा भी होती है। इसलिए हम कर्ल बी, जो बी प्लस बी डैश और बी डबल डैश के इक्वल लिखते थे, वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता था। अब अगर इस इक्वेशन में हम क्या करें, आपको याद होगा कि मैक्सवेल ने बताया था कि जनरली स्टेडी करंट के लिए तो म्यू जीरो जे एफ ठीक है, लेकिन जब स्टेडी करंट के रास्ते में हम एक कैपेसिटर रख देते हैं तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसका मतलब जो है वो टाइम के साथ साथ जो करंट होती है वो चेंज होती है। उसके लिए मैक्सवेल ने यह नया इक्वेशन दिया था। तो इस इक्वेशन में यदि हम बोथ साइड डाइवर्जेंस लेते हैं, तो हमने डाइवर्जेंस लिया, डाइवर्जेंस कर्ल बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो डाइवर्जेंस जे डाइवर्जेंस जे डी। ओके, किंतु हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस और कर्ल जो है वो दोनों आपके यहाँ अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि डेल्टा डॉट डेल्टा क्रॉस बी है तो दो इक्वल है, इसका मतलब दो कॉलम इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। नाउ डाइवर्जेंस जे अगर मैं यहाँ से निकालूं तो वो होगा माइनस ऑफ डाइवर्जेंस जे डी। ये इक्वेशन नंबर 2 बना। बट हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस जे जो होता है कंटिन्यूटी के इक्वेशन से, वो माइनस डी रो बाई डी टी होता है। तो डेफिनेटली डाइवर्जेंस जे डी जो होगा वो क्या होगा, डी रो बाई डी टी के इक्विवेलेंट होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में। अब हम चलते हैं मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। इसका फर्स्ट इक्वेशन जो अभी हमने दिया था, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन जीरो। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं लिखूंगा एप्सिलॉन जीरो डाइवर्जेंस ई, जिसको मैंने यहाँ पुट किया है, ये देखिए यहाँ ये वाले इक्वेशन से लेकर यहाँ पुट किया है। अगर मैं कलर चेंज करके थोड़ा बता दूँ इसको, ये देखिए इसको उठा के मैंने यहाँ रखा है, डी बाई डी टी आपका सेम है, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में, सॉरी ये इक्वेशन में मैंने रखा है इसको, डी बाई डी टी सेम है, डाइवर्जेंस जे डी सेम है, ये जे डी सेम है, ये इतना आपको क्लियर हो गया। डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एप्सिलॉन जीरो डी ई बाई डी टी हमने ले लिया, डाइवर्जेंस दोनों तरफ से हमने क्या किया, कैंसिल किया, तो जे डी की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो डी ई बाई डी टी मिली है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 था उसमें हम देख सकते हैं कि कर्ल ई बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे, और जे डी की जगह एप्सिलॉन जीरो डी ई बाई डी टी हमने लिया, और हम जानते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच होता है, तो म्यू जीरो को अगर नीचे ले आए तो वो एच के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और एप्सिलॉन जीरो ई की जगह, ये ई और एप्सिलॉन जीरो की जगह अगर हम डी लिख दें तो ये डी डी बाई डी हो जाएगा। इस प्रकार हम मैक्सवेल के चौथे इक्वेशन को भी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट था, उसके हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैक्सवेल के चारों इक्वेशन के डेरिवेशन समझ में आए होंगे, और मैक्सवेल के चार इक्वेशंस क्या क्या है ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।